हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पिछला वाला चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हमने डेटा के क्लासिफिकेशन के कुछ तरीके पढ़े थे कि हम कैसे कैसे किसी डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें, राइट। जैसे कि मान लो आपके पास एक डेटा है, आपने अपनी कॉलोनी में एक सर्वे किया है और उस सर्वे में आपने क्या देखा कि आपके जो भी कॉलोनी में लोग रहते हैं, कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं। उन मेल्स और फीमेल्स में से कौन से मेल्स लिटरेट हैं, कौन से मेल्स इलिटरेट हैं, कौन सी फीमेल्स लिटरेट हैं, कौन सी फीमेल्स इलिटरेट हैं। और आपने अलग अलग मतलब बहुत सारे तरीक़ों से आपने ऐसे करके आपने सर्वे किया। अब आपने जब डेटा क्लासीफाई कर लिया तो अब आप उस डेटा को प्रेजेंट भी तो करोगे ना, अच्छे से सेट करके रखोगे जिससे कि आप अच्छे से समझ सको, या फिर आपके अलावा अगर उस डेटा को कोई और देखे तो देखते ही एनालाइज कर सके कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। तो डेटा का प्रेजेंटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है जब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, तो प्रेजेंटेशन होता क्या है, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जिबिशन ऑफ डेटा in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। मतलब प्रेजेंटेशन तो आपको समझ आ रहा है, प्रेजेंट करना, पर कैसे कि इसका मतलब क्या होता है, एग्जीबिशन ऑफ डेटा, एग्जिबिट करना। आप एग्जीबिशंस में जाते हो ना, आपके स्कूल में भी शायद एग्जीबिशन होती होगी या फिर कुछ भी होता हो, कहीं पे एग्जीबिशन होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी अपनी जो उनकी चीज़ें होती हैं वो सामने प्रेजेंट करते हैं, उन काइंड ऑफ स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। इतने क्लियरली और अट्रैक्टिवली हम उसको प्रेजेंट करें जिससे कि वो ईजीली अंडरस्टूड हो और एनालाइज्ड हो, लोग उसको देखते ही समझ जाएं, देखते ही एनालाइज कर लें कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। तो ज़्यादा ना हौच पौच ना हो और अच्छे से हम उसे प्रेजेंट कर लें। ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन भी कई तरीके से हो सकता है। प्रेजेंटेशन करने के भी, डेटा के प्रेजेंटेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सेकंड टाइप है आपका टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। और थर्ड टाइप है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये 3 तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं, या फिर ये 3 टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम, ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में करें। टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपको ये सामने नज़र आना है ना, ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट पता है ना, हम टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो ये हो गया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेब्यूलर प्रेजेंटेशन नाम से समझ आ रहा है, टेबल की फॉर्म में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब अलग अलग डायग्राम्स बना के, जैसे आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे अपने मैथ्स वगैरह की बुक में, पाई चार्ट बना होता है, ठीक है, या फिर ग्राफ्स बने होते हैं, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डायग्राम्स में आ जाती हैं। बट टेबुलर में सिर्फ टेबल्स आएंगी, ठीक है। और टेक्सचुअल तो होता ही है टेक्स्ट वाला। और टेक्सचुअल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, टेक्सचुअल को हम डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ हो। टेक्स्ट क्या होता है, जो लिखा हुआ हो, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये टाइप्स पढ़ेंगे, पर इसमें से हम ये 2 टाइप्स ही पढ़ेंगे, यानी कि टेक्सचुअल और टेब्यूलर। हम यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कवर नहीं करने वाले हैं। ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर, तो इसके ऊपर एक पूरा अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये 5th है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम ये दोनों पढ़ेंगे, टेक्सचुअल और टेबुलर, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है, देखो अभी मैंने जस्ट बताया, नाम से समझ आ रहा है कि टेक्स्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको बस आंसर मार्क करना है, चाहे MCQs आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आए। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको पूरा पन्ना लिखना होता है ना। तो उसी तरीके से टेक्सचुअल है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको अभी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा होगा, राइट। एग्जाम्पल पढ़ो पहले, वीडियो पॉज करके। उस एग्जाम्पल में आपने जब ये पढ़ा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर
जो आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो डेटा आपको नज़र आ रहा है बहुत ही छोटू सा डेटा है, कोई बहुत भारी भरकम डेटा नहीं है। और जो डिजिट्स है ना, मतलब जो क्वांटिटी है ना, वो भी बहुत छोटी सी है, सिर्फ 20%, 40%, 60% काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा हाई फाई डेटा नहीं है। ठीक है, अब आपको एक और डेटा नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये आप एग्जाम्पल पढ़ो, ये एग्जाम्पल रीड करो। इसमें क्या है, इसमें भी एक NGO के थ्रू एक सर्वे किया गया है, उसमें आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि जो एरिया है अंडर पल्स इतना हो गया है, एरिया अंडर राइस इतना हो गया है पंजाब स्टेट में, वगैरह वगैरह। तो अब जब आपने ये दोनों ही एग्जाम्पल्स को रीड किया, पढ़ा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्या है, डेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। और आपको मतलब इजीली आप पढ़ के समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, वैसा उस तरह का प्रेजेंटेशन जहाँ पर हम विदाउट एनी टेबल या विदाउट एनी डायग्राम टेक्स्ट को या डेटा को प्रेजेंट करें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन या फिर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब बात आती है इसकी सूटेबिलिटी की, कहाँ पर ये सूटेबल है। देखो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आप थोड़ा दिमाग में ही सोचो कहाँ पे सूटेबल होगा। पहला पॉइंट आता है कि जब हमारे पास जो क्वांटम ऑफ डेटा है ना वो बहुत ही कम हो, यानी कि जो डेटा है ना वो बहुत छोटी डिजिट्स में हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, लैक्स में, करोड़ में नहीं, बहुत छोटी डिजिट्स में हो, जैसे कि 20, 40 या फिर 35% इस तरीका हो, या फिर 1000 तक, मतलब इतना छोटा अमाउंट में आपका जब डेटा होता है, तब हम इजीली ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जब वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो काफ़ी स्मॉल हो, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है स्टडी का, उसमें जो भी वॉल्यूम है डेटा का वो बहुत कम हो, जैसे कि 3-4 बस आपके न्यूमेरिक्स हों, जैसे कि 20%, 40%, 60%, बहुत ज़्यादा ना हो कि आपको बहुत लंबी लाइन लिखनी पड़ जाए, पूरा एक पेज भर जाए, बस 3-4 लाइन में काम चल जाए लिख करके। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे मैंने, तो 3 लाइन में, 3 या 4 लाइन में आपका पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया था, आपको पढ़ लिया, आपने समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से जब हो जाता है, ये काम चल जाता है लिख करके, ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी कतार ना बनानी पड़े डेटा की, तो उस केस में आप ये वाला मेथड इजीली यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट आता है, जब आपको डेटा को इजीली मतलब क्या कहते हैं, समझ में आना, आप चाहते हो कि डेटा इजीली मुझे पढ़ के समझ में आ जाए, मतलब मैं फटाफट से उसको प्रेजेंट कर दूँ, ज़्यादा मुझे ना तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़े, ना मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत पड़े, तो उस केस में आप ये टेक्सचुअल फॉर्म यूज़ कर सकते हो। यह हो गई इसकी कुछ सूटेबिलिटी या फिर एडवांटेजेस, कहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ऑफ कोर्स ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है इसका, कि जब बड़े आपके पास डेटा होंगे, बड़े फिगर्स होंगे, उस केस में आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको लिखने में टाइम लगेगा, ये टेक्स्ट को ऐसे प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप टेबुलर प्रेजेंटेशन यूज़ करोगे पर टेक्सचुअल यूज़ नहीं करोगे। तो टेक्सचुअल का एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर भी दिया, अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिजिट्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारी ले लो, 60%, 40%, 30%, 80%, ऐसे करके, तो आपने क्या किया, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर दिया उस डेटा का, तो जो रीडर है ना वो हो सकता है वो थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट फील करे, उसको पढ़ने में बोरियत आए। और एक चीज़ ये होगी कि वो एक बार में देख के नहीं समझ पाएगा। अगर देखो बहुत सारी लाइनें लिखी होती हैं, आपको एक बार में इतनी 10-15 लाइन पढ़ने को बोल दिया जाए, तो फिर भी एक बार में आप पढ़ के शायद नहीं समझ पाओगे। अगर उसमें बहुत भारी भरकम डिजिट्स हैं या बहुत भारी भरकम डेटा है, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब तुरंत पढ़ के एक ग्लांस में वो क्या कहना चाह रहा है डेटा आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। उस केस में हेल्प कौन सा करेगा, टेबुलर प्रेजेंटेशन। पर आपने क्या किया, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप एक बार में पढ़ के चीज़ों को एनालाइज शायद नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किसके, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के। इसको हम किसी और नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। टेबुलर में क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है कि हमको टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो टेबुलर प्रेजेंटेशन बेसिकली होता क्या है, टेबुलेशन इज नथिंग बट एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स आप सबको पढ़े होंगे, आपने कंप्यूटर, आपका जो सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल के लिए जाते होंगे तो आपको MS एक्सेल वगैरह भी सिखाया होगा, और ये तो जनरली आजकल सबको आता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप की नॉलेज तो सबको है। तो उसमें आपने देखा होगा एक्सेल में कुछ रोज़ होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो वही जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनमें जब हम डेटा को फिट कर देते हैं ना तो एक टेबल बन जाती है, और उसी को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता क्या है, टेबल क्या होता है, बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेबल, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज़ में और कॉलम्स में जब हम डेटा को फिट कर देते हैं, एक अच्छे से अरेंज कर देते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो वही टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब किसी को रोज़ और कॉलम्स में कन्फ्यूजन होता है। देखो, रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये रोज़ हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल जो हैं वो कॉलम्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो रोज़ हैं। ये हमेशा याद रखना, अक्सर लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। तो जब हम इन रोज़ में और ऐसे कॉलम्स में डेटा को अरेंज कर देते हैं, वो कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हर टेबल के कोई ना कोई कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं जो हर टेबल में प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि जो आपने डेटा प्रेजेंट किया है उस टेबल के थ्रू वो ईजिली सबको मतलब ईजिली अंडरस्टूड हो, लोग उसको एनालाइज कर पाएँ, देखते ही समझ जाए कि भाई ये डेटा हमसे कहना क्या चाहता है, हमको किस बारे में नॉलेज दे रहा है, किस चीज़ की जानकारी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये मस्ट हैं, ये कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं किसी भी एक टेबल में, जिससे कि आपका डेटा काफ़ी क्लियर हो, सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो। सबसे पहले बात करते हैं टेबल नंबर की। टेबल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक बहुत सारी, आपके पास कोई भी बुक होगी, आप ये स्टैट्स की ही अपनी बुक देख लो, इकोनॉमिक्स की बुक देख लो, उसमें क्या है, अगर एक चैप्टर में आपको अलग अलग टेबल्स दी हुई हैं तो हर किसी पे टेबल नंबर लिखा होता है, 1.1, 1.2। फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी टेबल है 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके, सेकेंड चैप्टर में जितनी भी टेबल होंगी 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे मैथ्स में भी होता है, याद है। तो ये क्या होता है, ये टेबल नंबर कहलाता है, जिससे कि जब हम आराम से पढ़ रहे हैं तो हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं। हमको अगर किसी को बताना है कि टेबल 5.7 में देखो, तो वो फटाफट से खोल के देख लेगा, उसको गिनना नहीं पड़ेगा कि 5 कौन सी है, 7 कौन सी है, उसको ये सब नहीं देखना पड़ेगा। तो टेबल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम रेफरेंस दे सकें कि अच्छा सॉरी ये वाली टेबल में आप जा करके ये चीज़ें देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो टेबल नंबर यहाँ पर ज़रूरी है और इसे हम सबसे टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका टाइटल। टाइटल क्या है, आपका जो टेबल है ना वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो टाइटल होता है। टाइटल सबको पता है, किसी भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो ऊपर टाइटल लिखते हैं, हम लेटर लिखते हैं तो टाइटल लिखते हैं, या फिर हम रिपोर्ट लिखते हैं, कोई नोटिस लिखते हैं तो टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल क्या है, काइंड ऑफ हेडिंग है, पर आपको यहाँ पर टाइटल वर्ड ही यूज़ करना है, हेडिंग वेडिंग नहीं लिखना अपने मन से। तो टाइटल क्या होता है, वो हमको टेबल की इन्फॉर्मेशन देता है कि टेबल जिस बारे में है, जो आपका टेबल क्या है, एक स्टडी की थी उसी के डेटा को तो प्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो स्टडी है बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में है, मतलब वो जो डेटा है उसका प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन क्या है, या फिर टाइम क्या है उस स्टडी का प्लेस क्या है, कहाँ पर वो स्टडी की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइटल के थ्रू बतानी होती हैं। हेड नोट क्या होता है, हेड नोट होता है आपका, आप उसके टाइटल, पहले टेबल नंबर लिखा, फिर टाइटल लिखा, फिर उसके नीचे आप हेड नोट लिख देते हो, जिससे कि आप जो भी आप अपना डेटा यूज़ करो, आपने देखा होगा जैसे डेटा दे रखा होता है तो ऊपर लिखा होता है इन करोर्स, इन लैक्स, इन परसेंटेज, तो ये जो ऐसे लिखा होता है ना वो होता है हेड नोट। नेक्स्ट है आपका स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल ही बना लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये मैंने एक टेबल बना दी है, राइट, ये एक आपकी टेबल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आपका टेबल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका टेबल नंबर। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, आपको टाइटल लिखना है कि भाई किस बारे में है आपकी स्टडी, जो है जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो वो स्टडी किस बारे में है। फिर आता है यहाँ पे आपका हेड नोट, ठीक है। हेड नोट अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जैसे इन परसेंटेज, इन लैक्स, इन मिलियंस, ऐसे करके आपको लिखना है, इन ग्राम्स वगैरह वगैरह। फिर आता है यहाँ पे हेड नोट हो गया स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, स्टब्स आएगा आपका यहाँ, ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला ब्लैंक, ये है आपका स्टब्स। स्टब्स किस बारे में होता है कि जो भी आपकी यहाँ पे रोज़ होंगी ना, ठीक है,
ये जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो यहाँ पे जो लिखा होगा, जो भी चीज़ लिखी है वो किस बारे में है। मान लो आप यहाँ पर डेटा दे रखा है आपने किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप स्टेशनरी की बात कर रहे हो, स्टेशनरी का सामान होता है ना, पेन, पेंसिल, बुक्स वगैरह वगैरह, कि ये जो स्टेशनरी में जो सामान है आपने 4 चीज़ें ले रखी हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स और आपका स्केल्स, ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पेन, यहाँ हो गया आपका पेंसिल, यहाँ बुक और आपका क्या कहते हैं, पेन, पेंसिल, बुक और स्केल, और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया स्टेशनरी। तो ये जो स्टेशनरी है ये एक ब्रॉड टर्म है, ये स्टब कहलाएगा, ठीक है। स्टब क्या होता है, जो भी आपके रो में जानकारी आइटम्स हैं, जो भी आपकी रोज़ में आइटम्स हैं उनके लिए एक टर्म होता है जो जिसको हम स्टब कहते हैं, ठीक। ये होता है आपका स्टब। अब आता है कैप्शन। कैप्शन क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या बताया, ये चारों चीज़ें हैं, आपने डेटा क्या लिया है कि इन चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करी आपने पिछले महीने में आपने इन चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करी। तो मान लो पेन की करी 20, 40, 35 ऐसे करके कुछ भी, 16, 90, 82, 44, 40 कितनी भी आप लिख सकते हो, 28, 37, 31, 55, ये आपने क्वांटिटी लिख दी। अब यहाँ पे कैप्शन क्या आएगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉलम में जितने भी फिगर्स हैं ये क्या हैं, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ, ये जो भी आपका पेन, पेंसिल ऐसे करके यहाँ पे, तो ये जो पूरा एक आपकी लाइन है क्वांटिटी सोल्ड ऑफ, ये क्या है, आपका कैप्शन है। कैप्शन क्या बताता है कि आपके कॉलम में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और स्टब आपको बताता है कि आपकी रोज़ में किसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये रो है, पूरी पेन की रो है, ये पेंसिल की रो है, ये बुक की रो है, ये स्केल की रो है, ठीक है। ये मान लो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ ये पेन, पेंसिल, बुक और स्केल इन लास्ट 3 मंथ्स। तो ये है आपका मई का डेटा, ये है जून का डेटा, ये है जुलाई का डेटा। तो आपको 3 महीने का डेटा दिया है कि पेन को मई में 20 पेन बेचे हैं, पेन जुलाई में 35 बेचे हैं, बुक बेची है जून में 35, ऐसे कर करके आपको डेटा दिया गया है। तो ये जो पूरा कहलाता है ना, ये इतना हिस्सा ये कैप्शन कहलाता है, और जो रो के बारे में जानकारी देगा वो स्टब कहलाता है। नेक्स्ट इज आपका बॉडी और फील्ड। ये जितना भी आइटम आपका लिखा हुआ है ना, ये फिगर्स, ये कहलाता है आपका बॉडी या फिर फील्ड, ओके। फुटनोट्स, अब यहाँ पे फुटनोट्स क्या हैं, फुटनोट्स पहले तो हम इधर लिखते हैं टेबल के जस्ट नीचे, और उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे सोर्स। अब पहली बात, फुटनोट्स क्या होता है, फुटनोट्स ऐसी नॉलेज है या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप इस टेबल के अलावा देना चाहते हो, ठीक है। इस टेबल के अलावा, जैसे अब कोई एक बार को कोई पूछ सकता है कि भाई तुम अपनी दुकान पे स्टेशनरी का बस यही 4 सामान रखते हो क्या, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो कोई ऐसा भी तो सवाल उठा सकता है। तो हो सकता है कि जो डेटा प्रेजेंट कर रहा है वो ना क्या करे, फुट नोट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दे कि दिस शॉप सेल्स ओनली दीज 4 आइटम्स अंडर द स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी में सिर्फ यही 4 आइटम्स हैं। तो कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप इस टेबल के थ्रू नहीं दे सकते थे, तो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पे 5वां कॉलम और होता, 5वां पॉइंटर होता अदर्स का, अदर्स होता, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। अब इस अदर्स में क्या है, तो यहाँ पे मैं फुटनोट्स में लिख देती हूँ कि अदर्स इंक्लूड इरेजर, कंपास, ये वो ऐसी चीज़ें, मतलब मैं लिख सकती हूँ वो चीज़ें जो हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हम फुटनोट में लिख देते हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका सोर्स। सोर्स क्या कहलाता है, सोर्स है आपका सोर्स, आप मतलब ये समझ लो कि आपने डेटा कहाँ से लिया है। ये जो डेटा है ये प्राइमरी डेटा है, ये डेटा या तो सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा है तो भाई आपने कहाँ से लिया है, मतलब आपने किसी किताब से लिया है, किसी न्यूज़पेपर से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, उसका वो जो आर्टिकल है उसका सोर्स क्या है। या फिर आप पब्लिशर का नाम लिख सकते हो कि अगर किसी किताब से लिया है तो पब्लिशर कौन है, वो बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, क्या नहीं है, रेफरेंसेस, एवरीथिंग, जो भी सोर्स में, ये सब चीज़ें सोर्स में आ जाएंगी। तो ये आपके मेन पॉइंट्स होते हैं। टेबल नंबर आपको समझ में आ गया, टाइटल आपको समझ में आ गया, ठीक है, और हेड नोट आपको समझ आ ही गया। तो ये सारी ही चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि ऐसे ऐसे ये सारे कंपोनेंट्स आपकी टेबल में इंक्लूड होने ही चाहिए। तो यहाँ तक था आपका ये टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि ये जो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं
ये जो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं इसके भी क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं। मतलब जब हम कोई टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 चैप्टर्स पहले पढ़ाया था क्वेश्चन आयर और स्केड्यूल। तो क्वेश्चन आयर और स्केड्यूल फॉर्म करने का भी एक गाइडलाइन थी ना कि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आयर फॉर्म करना है आपको। तो इसी तरह एक टेबल को बनाने की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स। अब बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस की दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। कोई भी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके उस टेबल में प्रेजेंट होनी ही चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वही एलिमेंट्स क्या हैं, ये गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी ही चीज़ें समझते हैं, ठीक है। पहला है टाइटल इज़ कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ऑफ कोर्स जो टाइटल है वो आपको क्या करता है, किसी भी चीज़ में जो टाइटल होता है वो क्या करता है, आपको जो भी पूरा बॉडी में लिखा है उसका एक आइडिया दे देता है, छोटू सा आइडिया कि भाई इस पूरे पेपर में, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप फर्स्ट पेज पे देखते हो एक बड़ी सी हेडलाइन लिखी होती है बोल्ड में, ठीक है, और फिर क्या होता है उसके अंदर सारी रामकथा लिखी होती है। तो आपको एक टाइटल वो पढ़ के समझ में आ जाता है, अच्छा ये न्यूज़ किस बारे में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई स्कैम हो गया या ऐसे ऐसे करके आपको समझ आ सकता है। तो टाइटल हमेशा वो जो स्टडी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे कंपैटिबल होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, शॉर्ट कंसाइज होना चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइटल नहीं चलता है। टाइटल में आपने हमेशा न्यूज़पेपर में देखा होगा शॉर्ट में लिखा होता है सब कुछ, शॉर्ट में ही सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। या और साथ ही साथ क्या होता है, टाइटल बोल्ड में लिखा होता है, तो टाइटल आपको बोल्ड में ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करना है, मान लो आपने लिखा कि पेन की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और आपने लिखा पेंसिल की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो अगर आपको इन दोनों के डेटा के बीच में कंपैरिजन दिखाना है तो आपको ये दोनों डेटा को पास पास वाली सेल्स में रखना पड़ेगा। सेल मतलब समझ में आ गया ना, जैसे ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स, ये इनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो बनती है। तो जो अगर आपको किसी डेटा के बीच में, दो डेटास के बीच में कंपैरिजन दिखाना है तो आपको उनको अलग बगल बगल वाली सेल्स में पास पास रखना होगा, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे देना है, मान लो ये आपकी एक टेबल है, एक हम टेबल बना लेते हैं, उसके साथ साथ में समझते जाएंगे। हमने पहला ऐसा ही कुछ बनाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। ये आपका टेबल है और यहाँ पे क्या है, ये रोज़ हैं और यहाँ पे आपका ये कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है, डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये टेबल नंबर है, ये टाइटल नंबर है, यहाँ पे हेड नोट लिखा हुआ है, यहाँ फुट नोट है, ये सोर्स है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, स्पेशल एम्फेसिस। अगर आपको किसी भी डेटा पे, किसी फिगर पे स्पेशली कोई एम्फेसिस देना है कि भाई ये फिगर बहुत ज़्यादा है, नोट करने वाला है, या फिगर बहुत कम है, नोट करने वाला है, तो आप उसे क्या लिखोगे, या तो टॉप अबव पे लिखोगे, यानी कि इधर की साइड कहीं, ठीक है, ऊपर, या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ कहीं नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, इधर की साइड लिखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, जिससे कि वो दिखे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडियल साइज़। जो भी टेबल आप फॉर्म कर रहे हो उसका एक आइडियल साइज़ होना चाहिए, ठीक है। आइडियल साइज़ से क्या मतलब है कि जैसे आप कोई टेबल बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतनी चौड़ी टेबल बन गई है और इतनी छोटी सी है, ठीक है, देखो वो कैसी लगेगी, बेकार सी है कि नहीं। ये एक आइडियल साइज़ मान सकते हैं, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा स्क्वायर भी, रेक्टेंगुलर ही है बेसिकली। और मान लो आप ऐसी टेबल बना दो, इतनी लंबी टेबल और इतनी पतली सी टेबल, तो वो भी बेकार लगेगी। तो एक आइडियल साइज़ होना चाहिए, और आइडियल साइज़ के लिए आपको एक रफ़ शीट पर बना के देख लेना चाहिए कि टेबल में अच्छा ऐसे करना है। एक ड्राफ्ट फॉर्म कर लो, ड्राफ्ट फॉर्म करोगे तो ईजी हो जाएगा आपको चीज़ें मैनेज करना कि अच्छा इसमें आप ये आइटम रख दोगे, इसमें ये आइटम रख दोगे, और दिखने में भी बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो आपको आइडियल साइज़ आपको ध्यान में रखना है टेबल का। नेक्स्ट है आपका स्टब्स। स्टब के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो रो में आपके वो लिखे होते हैं, आइटम्स लिखे होते हैं, किसके बारे में आप जानकारी दे रहे हो, तो उसकी जो पूरी एक इन्फॉर्मेशन है वो इधर लिखी होती है, जिसे हम कहते हैं स्टब। स्टब में आपको मतलब आपको स्टब का नाम मेंशन करना है कि किस बारे में है, रो में जो आइटम्स हैं वो क्या है, ठीक है। अगर आप फूड ग्रेन्स के बारे में लिख रहे हो, राइस, पल्सेस, और आपका कुछ भी हो सकता है, अदर्स लिख दिया आपने, राइस, पल्सेस या वीट मान लो, तो आपने यहाँ पे लिख देना है फूड ग्रेन्स, तो ये स्टब होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ज़ीरो। यूज़ ऑफ ज़ीरो, देखो अगर हम जब भी यहाँ पे कोई भी डेटा लिख रहे हैं, क्वांटिटी लिख रहे हैं, तो अगर कोई क्वांटिटी ज़ीरो है, नील है, जैसे अगर मैंने वही राइस, वीट और पल्सेस की बात करी, तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पे 2 ईयर लिखे हुए हैं, 2019, 2020,
और यहाँ पे लिखा हुआ है राइस, व्हीट, पल्सेस। अब मान लो व्हीट का प्रोडक्शन 2020 में हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ, मान लो अज्यूम कर लो ऐसे, ठीक है, हुआ ही नहीं है, तब आप 0 लिख सकते हो। बट अगर आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का या पर्टिकुलर इसका फूड ग्रेन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तब आप 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि ये चीज़ है ही नहीं, ख़त्म, ठीक है। पर अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तब क्या आप ऐसे डैश कर दो, आपने देखा होगा डैश हो रखा होता है, या फिर आप NA लिख सकते हो, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो ये आपको याद रखना है, अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको हाइफन का साइन लगा देना है या फिर NA लिख देना है, दैट इज़ नॉन अवेलेबल। पर 0 उस जगह पर नहीं लिखना है, 0 तभी लिखना है जब वो क्वांटिटी की वैल्यू 0 ही है। और नेक्स्ट है हेडिंग्स। हेडिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हेडिंग क्या है, यहाँ पर आप हेड नोट्स, एक तरह से हेडिंग्स मतलब हेड नोट, तो आपको ये हेड नोट यहाँ पर लिखना है कि ये जो भी आपने क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन की आपने जो क्वांटिटी लिखी हुई है, मान लो 20, 50, 60, 70। अभी जो 20, 50, 60, 70 है, ये क्या है 20 किलोग्राम्स, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम्स। पर उसके आगे मान लो हो सकता है 20,000 हो, 20 lakhs हो, 20 टन्स हो। तो यहाँ पे आपको लिख देना है फूड ग्रेन्स इन थाउजेंड्स या फिर इन लैक्स, ऐसे करके आप जो लिखते हो ना, वो हेड नोट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो जिससे कि आप यहाँ पे आपको इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा 20,000, 20 लाख, आप सिर्फ 20 से काम चला सकते हो। ऊपर लिख दिया आपने इन 1000, तो ऑटोमेटिकली कोई समझ जाएगा कि 20 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, तो 20,000 आपका किलोग्राम है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। एब्रीविएशंस आपको टोटली अवॉइड करना है, एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे FG लिखा, तो आपको ये FG नहीं लिखना है, फूड ग्रेन्स पूरा ही लिखना है। पूरे टेबल में कहीं भी एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को शॉर्ट में GOVT ऐसे करके लिख देते हैं, नहीं, ये नहीं लिखना है। नेक्स्ट है फुट नोट। मैंने आपको बताया फुट नोट ये होता है टेबल के जस्ट नीचे, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो आप फुट नोट में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ यूनिट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपने डेटा लिखा हुआ है 20,000, यहाँ तो आपने लिख दिया, ठीक है, पर 20,000 क्या, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स, तो ये यूनिट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। टोटल, यहाँ पे टोटल क्या है, जैसे आपने राइस, व्हीट, पल्सेस का यहाँ पे लिखा, तो आप एक एक्स्ट्रा सेल बना सकते हो, यहाँ पे लिख दो टोटल, और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 19 में, तीनों के प्रोडक्शन को ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो। 20 में कितना हुआ, तीनों का प्रोडक्शन ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो। तो ये आप टोटल वाला कॉलम और टोटल वाला रो भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरी है, अगर आपको दिखाना है कि टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो आप दिखा सकते हो। फिर है परसेंटेज एंड रेशियो। अगर आप परसेंटेज एंड रेशियो अपने टेबल में यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव लगती है टेबल। आप परसेंटेज के थ्रू बता सकते हो कि इतना परसेंट हुआ था, उतना परसेंट हुआ था, इतना परसेंट कम हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से आपकी टेबल काफ़ी इफेक्टिव लगती है। बट अगर नेसेसरी है तो ही आप ये सारे, कुछ एलिमेंट्स ऑप्शनल हैं लाइक ये टोटल और परसेंटेज एंड रेशियो, तो ये आपको जब, अगर आपको लगता है कि ये नेसेसरी हैं, आप अपनी स्टडी के थ्रू ये सारी चीज़ें शो करना चाहते हो, तो ही आप करो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। लेट अस सपोज आप कोई डेसिमल में वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि 20, यहाँ पे लिख देती हूँ 26.78954 ऐसे करके। तो अब आप इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ तो लिखने नहीं वाले, तो आप इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। तो या तो आप यहीं तक छोड़ दो, 2 डिजिट्स तक ले लो, या फिर 26.78 है तो आप इसको 27 लिख सकते हो। बट अपने डेटा या फिर अपनी जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ दिखानी है तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही दिखाओ, या फिर अगर आप थोड़ा सा चेंज, ऐसे हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, 26.78 का 27 कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ डेटा। मैंने अभी बताया कि फुट नोट के जस्ट नीचे, फुट नोट है इसके जस्ट नीचे आपको सोर्स मेंशन करना है, जिसमें आपने कहाँ से डेटा लिया है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, किसी नॉवल, बुक, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, कोई वेबसाइट, वो उस पर वेबसाइट से लिया है तो वेबसाइट पे कब पब्लिश हो रखा है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, किस टाइम पे पब्लिश हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको सोर्स के अंदर देनी है। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ कॉलम्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई टेबल फॉर्म करते हो तो आप मतलब साइज़ जो है ना कॉलम्स का, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, एसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने कोई टेबल बनाई है,
ये टेबल है तो एक कॉलम ऐसा, एक कॉलम इतना चौड़ा, एक कॉलम इतना पतला, तो ऐसे करके जो टेबल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑड और बेकार लगती है। ठीक है, डेटा अच्छे से हम प्रेजेंट तो कर रहे हैं पर बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। परफेक्टली कब है, जब कॉलम का साइज़ बराबर हो। तो कॉलम का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका रूलिंग ऑफ कॉलम्स। रूलिंग ऑफ कॉलम्स क्या मतलब, वही कि जब आप कॉलम्स को ड्रॉ करते हो, कॉलम्स बनाते हो, तो अकॉर्डिंगली करो कि डेटा उसमें अच्छे से फिट हो पाए, ज़्यादा हौच पौच ना लगे। जैसे मान लो मैंने कोई कॉलम बनाया, कुछ डेटा लिखा 20,589, तो बिल्कुल इसके बगल से ऐसे लाइन हो रही है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, रूलिंग अच्छे से होनी चाहिए कॉलम्स की। और लास्ट आता है सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव। मतलब जो आपका टेबल है वो दिखने में सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसमें ज़्यादा तामझाम आप नहीं करो और बहुत ज़्यादा आपका डेटा हौच पौच ना लगे, ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा इसमें मतलब आपको ज़्यादा भीड़ जैसी ना दिखे कि आपका डेटा इसमें भरा हुआ है और कोई इजीली पढ़ नहीं पा रहा है। इतना साफ़ सुथरा क्लियर होना चाहिए कि कोई एक बार में देख करके आपका जो भी डेटा है उसको एनालाइज कर ले, अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ आपके फीचर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने हेडिंग क्या लिखी है, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स। और यहीं अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ टेबल, अगर आपको फीचर्स पूछने को बोलते हैं तो फीचर्स में भी यही सारी चीज़ें लिखनी हैं। ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये क्या है, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो यही हैं। तो ये आप सारे ही गाइडलाइंस या फीचर्स या कुछ भी बोलो, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो एक गुड टेबल के, तो ये सारी ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो एंड होता है। इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है काइंड्स ऑफ टेबल्स। अलग अलग तरह की टेबल्स होती हैं, वो कैसे ड्रॉ होती हैं, क्या क्या उनके एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम देखेंगे। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।